अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत का एक के बाद एक फैसला आवाम का जीना दुश्वार करता जा रहा है। IMF की शराइत मानकर टैक्सेस का बोझ और बिजली की कीमतें बढ़ाने से महंगाई की जो लहर आई है उसने आवाम का भुरकस निकाल कर रख दिया है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोगों का बिजली का बिल उनके घर के माहाना किराए से भी ज़्यादा आया है। इसी तरह फायर वॉल लगाकर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का जो हुकूमत ने तरीका निकाला है उससे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन काम करने वाले अफराद भी चकरा कर रह गए हैं। एक जानिब हुकूमत के फैसले आवाम को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ का बाइस बन रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मुद्दत पूरी करना भी चैलेंज बनता जा रहा है। पहले इत्तेहादी जमातें हुकूमत के जाने की बात करती थीं, मगर अब खुद नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़े कह रहे हैं कि अगर तेज़ हवा का झोंका भी आया तो हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने, इत्तेहादियों को साथ रखने और मुद्दत पूरी करने के साथ साथ अपोजिशन को टफ टाइम देने और इदारों के माबैन टकराव की सूरत हाल से निपटते हुए सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। मगर गिरफ्तारियों के सीज़न ने जहां अपोजिशन को एक नए इम्तिहान में डाल दिया है, वहीं हुकूमती बेंचेस में भी तशवीश पाई जा रही है। जनरल बाजवा को लेकर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के बयान में तजाद ने मामले को उलझा कर रख दिया है। लेकिन देखना यह है कि एहतसाब का जो चैप्टर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खोला गया है, मुल्की सियासी अशराफिया भी उसकी जद में आती है या फिर सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ फ़कत आर्टिकल 6 की बातें करते और सियासी मुकदमा चलाने के महाज तक ही महदूद रहेंगे। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। कायरा साहब, ये बताइएगा कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो नया एक चैप्टर हम पाकिस्तान की तारीख में खुलता हुआ देख रहे हैं, ये यहाँ तक ही रहेगा या इससे आगे भी जाएगा? पहली बात तो ये है कि जनरल फैज़ साहब की गिरफ्तारी और उनके साथियों की गिरफ्तारी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत गैर मामूली वाक़या है। इसलिए कि पाकिस्तानी फौज अपने सिपाही की भी हिफाजत करती है, बजाय एक लेफ्टिनेंट जनरल, और वो भी ISI के साबिक सरबरा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के ऊपर तो हमारे दुश्मन मुखालिफ जो ममालिक हैं उनके अंदर बड़े मुबाहिसे होने थे, बड़े तबसरे होने थे जो हो रहे हैं। इसके बावजूद, और ये सारी बात यकीनन हमारे वो जिम्मेदारान जिन्होंने ये अमल किया है, जिन्होंने गिरफ्तारी की है, ये फैसला किया है, उन्हें पता था इस बात का। इसके बावजूद ये गिरफ्तारी हुई, ये बाकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो यकीनन कुछ ऐसे ही शवाहिद उनके पास मौजूद है, कुछ ऐसा ही हीनियस इशू हुआ है कि वो ये अमल करने पे मजबूर हुए हैं। अब ये कितना आगे चलेगा इसके बारे में अभी तो के जुर्म सामने नहीं है। ये तो है कि जी उनको आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, पोस्ट रिटायरमेंट जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, उस पर पकड़ा गया है या उसके कुछ पॉलिटिकल लिंकेजेस का जिक्र किया गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सारे आप भी क्यास लगा सकती हैं, मैं भी क्यास लगा सकता हूँ, लेकिन जब तक वो सारा मामला खुल के सामने ना आए, ये मुमकिन नहीं है कि हम ये अंदाजा लगा सकें कि चीजें आगे जाएंगी, इसका फैलाव क्या होगा। लेकिन एक बात बहरहाल फिर मैं कहूँगा कि ये हमारी तारीख का एक निहायत गैर मामूली वाक़या है और ये छोटा सा नहीं है, ये मामला इंतहाई संजीदा है और यहाँ से आगे जा सकता है। कारे साहब, आधा इंसाफ देना या फराहम करना भी मुकम्मल नाइंसाफ़ी होती है। आपको इंसाफ देना है तो मुकम्मल तौर पे देना चाहिए। फैज़ साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, जनरल बाजवा साहब की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप समझते हैं कि अगर कल्प्रिट को पकड़ना है तो फिर जड़ से ख़त्म करना चाहिए, ये मामला यहाँ रुकना नहीं चाहिए? मैं ज़ाती राय पूछ रही हूँ आपकी। पहली गुजारिश ये है कि जो अहद उनका यूनिफॉर्म में था, वो बतौर ISI के DG के या बतौर कोर कमांडर के, वो अहद उनका प्रोटेक्टेड है। उस अहद के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक, उनका वर्दी उतर जाने यानी रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने इक़दाम किए हैं, उन इक़दाम के खिलाफ केस हुआ है और जनरल बाजवा या कोई और लोग इसमें शामिल यूनिफॉर्म के बाद नहीं है। अगर होंगे तो उनके खिलाफ भी होगा, लेकिन बज़ाहिर अभी तक वो नहीं है। अच्छा, लिहाजा मैं समझता हूँ कि
जो हम सोच रहे हैं शायद चीजें उधर नहीं जानी। अभी इसकी फर्दर जो मैंने कहा ना सामने आए फिर ही समझ आएगी कि ये क्या है। अच्छा, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर इमरान खान साहब ने उनको असासा करार दिया था। आप समझते हैं कि ये जो नेक्सस है इसमें इमरान खान साहब भी बड़े नुकसान उठाने वाले हैं और ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा या हो जाना चाहिए? देखिए, अगर तो कोई एक से ज़्यादा कोई सियासी जमात, कोई फौजी या फौजी साबका फौजी, जो लोग भी पाकिस्तान के सालमियत, पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने के दरपे है या उन्होंने कुछ ऐसा अमल किया है, वो तो किसी रियायत के मुस्तहिक ना हैं ना होंगे। और अगर ऐसा नहीं है और किसी ने अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर किया है तो उसको तो टॉलरेट करना चाहिए। लेकिन अब ये मैंने वही कहा ना कि ये मामला समझ तभी आएगा जब फर्द जुर्म सामने आ जाए। अच्छा, कारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कभी फैज़ साहब ने बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी से या आसिफ अली ज़रदारी साहब से कोई माफ़ी तलाफ़ी की बात की या राब्ता किया? मुझे नहीं पता। अगर कोई राब्ता हुआ तो वो उनकी ज़ात तक होगा, मेरे इल्म में नहीं है और मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई राब्ता है मेरे इल्म में नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो बिलावल साहब ने भी एक दावा किया था जलसे में खड़े होकर कि 2.5 साल का फॉर्मूला पेश किया गया है, ये फैज़ साहब की तरफ से आया था, बाजवा साहब की तरफ से आया था? मैंने ना पूछा है ना मेरे इल्म में है। हाँ, मैं चेयरमैन साहब से ये मामला पूछ के आपसे बात बता सकता हूँ, क्योंकि ये उनकी ज़ात के हद तक उन्होंने एक आर्गूमेंट दिया था, लेकिन इसकी तफसील मेरे पास नहीं। ठीक है। कारी साहब, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर गए थे, बीमार थे, और वो सारा एपिसोड जो हुआ था उसके बाद मीडिया पर खबरें आ रही थी कि शायद जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे। वो नहीं गए, ऑफ़र थी, मौजूद थी, कहा जा रहा था कि आप भी चले जाएं। देखिए, ये पुरानी बातें हैं, अब इसमें कोई हासिल नहीं है, मेरे पास उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज भी नहीं है और इन बातों का अभी रेलेवेंस भी नहीं। ठीक है, ये नहीं, लेकिन आप तरदीद या तज़दीक तो कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। मैंने कहा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये रेलेवेंट बात भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बाजवा साहब ने भी कभी राब्ता नहीं किया, कभी कोई ऑफ़र नहीं दी और पीपल्स पार्टी को कभी ये भी नहीं कहा कि साहिर शमशाद को आर्मी चीफ बना दे? मैंने अर्ज किया ना, मेरे लेवल पे कम से कम मेरे साथ ना मेरी क़यादत ने कभी डिस्कस किया है, ना मेरे इल्म में है। अगर ऐसा होगा, अगर कभी कोई ऐसा वक्त आया तो वो उनकी ज़ात तक होगा। ये तो लाजम नहीं होता कि जमात के अंदर हर फर्द से ये मामला डिस्कस हो। ठीक है, मैंने कारी साहब आपसे लास्ट जब आपको इनवाइट किया था प्रोग्राम में तो आपसे क्वेश्चन किया था कि नून लीग के साथ कैसे मामला जा रहे हैं, तो आपने कहा था कि ऊंच नीच होती रहती है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जब आप साथ मिलकर चल रहे हो। लेकिन जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, अली मूसा गिलानी साहब जो मेंबर भी हैं कौमी असम्बली के, उनका बयान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत से राहें जुदा भी हो सकती हैं। अभी तो वैसे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे या सोच रहे थे कि शायद आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट पंजाब में बढ़ जाएगी, वो तो जुदा होने की बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया है? शायद उनका कोई गिला हो, कोई मकामी तौर पर कोई डेवलपमेंट का या इस तरह का इशू। अभी तक पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई और ये नहीं हो सकता कि पंजाब हुकूमत से राहें जुदा हो जाएं और मरकजी हुकूमत के साथ राहें इकट्ठी रहे, ऐसा नहीं है। और ये भी देखना होगा कि राहें जुदा करने के बाद क्या होगा। राहें जुदा करने के बाद ये हुकूमत गिर जाती है और इसको ये चल नहीं सकती, ये हुकूमत गिर जाए तो फिर क्या होगा, इससे अगला एक लम्हा आएगा और वो अगली कोई हुकूमत बन नहीं सकती। हम तो खान साहब के साथ वो हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो फिर नए इंतखाबात का डोल डाला जाएगा। क्या वो नया इंतखाब सियासी जमातों, इस मुल्क के बाकी लोगों के मुफाद में है? क्या उससे कोई ठहराव का अमल आएगा? और फिर सूबाई हुकूमतें डिज़ॉल्व नहीं होती, मरकजी हुकूमत डिज़ॉल्व हो जाती है। तो सूबाई हुकूमतें अपनी जगह रहें, तो जो होने वाला इंतखाब होगा क्या उससे कोई मुस्बत नतीजा निकल आएगा, क्या ठहराव आएगा या और ज़्यादा तलखी बढ़ जाएगी, क्यास बढ़ जाएगा। लेकिन जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे भी तलखी में थोड़ा सा इजाफा महसूस होता है। जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तनकीद की है IT के शोबे को लेकर कि पंजाब में ऐसा क्या काम हो रहा है कि जो इश्तिहारात चल रहे हैं, तो कहीं से लग तो रहा है कि आगाज़ हो गया है।
देखिए, हम मुखालफ सियासी जमातें हैं, हम एक दूसरे के एजेंडा के साथ नहीं हैं, हम लार्जर एजेंडा पे इकट्ठे हुए हैं। हम मुख्तलिफ चीज़ों पे अपनी राय रखते हैं और वो राय रखने का उनको भी हक है, हमें भी हक है, बाकी इत्तेहादियों को भी हक है। इत्तेहादी नहीं छोड़िए, आपकी जो अपनी जमात की हुकूमत होती है उसके अंदर भी तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है। कई लोग पॉलिसी के साथ होते हैं, कई नहीं होते, और इख्तलाफ रखने के बावजूद आप पॉलिसी के साथ चल रहे होते हैं। ये एक जमहूरी अमल है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और इत्तेहादी हुकूमतों में ये इख्तलाफ, ये बयानबाजी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। इससे कतई ये नहीं होता कि जी वो अचानक कोई हुकूमत जो है वो इससे लोग निकल जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी। क्योंकि मैंने जो अर्ज किया कि हुकूमत गिर जाए ये तो आसान काम है, लेकिन उससे बियॉन्ड क्या होगा, अगला लम्हा, अगला मरहला क्या होगा? क्या उससे कुछ स्टेबिलिटी, क्या जमातों का मफाद, क्या मुल्क का मफाद, क्या ये सारी चीजें मुल्क की सियासत में ठहराव ये आएगा या और तनाव बढ़ जाएगा, ये देखने की जरूरत है। लेकिन जब दो बड़ी सियासी जमातें, कायरा साहब आप बेहतर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ चलती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा है। पंजाब में तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन जो सिंध में गवर्नर वाला मामला है जिस पे जो इसहाक डार साहब का बयान है कि कुछ रोज़ में जो गवर्नर सिंध की तब्दीली है उसके ऊपर फैसला हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली हैं मखदूम जमील जमान साहब, उन्होंने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी को बशीर मेमन साहब के नाम पर कोई एतराज़ नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे पूछा था आपने कहा था ये सारी बातें हैं, कयास है, पता नहीं कौन उड़ाता है। अब तो ये दोनों जमातों के रहनुमा बातें करने लग गए हैं, तो इस पर कोई पेशरफ्त मजीद हुई है? मैंने तो सिर्फ इतनी गुजारिश की थी कि गवर्नर सिंध का फैसला मुस्लिम लीग के हक में है, वो जिसका फैसला करे हमें कोई एतराज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने ये दोनों स्लॉट्स, बलूचिस्तान और सिंध, ये दोनं का गवर्नरशिप का फैसला मुस्लिम लीग पे छोड़ा था। अब मुस्लिम लीग किसी इत्तेहादी को देती है, अपने पास रखती है, या पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है ना, वो कहा जाता है कि जी ये देखें हमारा आपस में ताल्लुक है, एक फर्द के साथ हमारा इख्तलाफ बहुत ज्यादा है लोकली, तो उससे जरा एतराज कर लीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमें कह सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं। जब साथ चल रहे हों तो इतनी एडजस्टमेंट होती है, लेकिन ये फैसला बहरहाल मुस्लिम लीग में करना है, वो जिसको चाहे दे ले। ठीक है काले साहब, मैं आखिर में थोड़ा सा आवाम के भी हालात हाजरा पे नज़र डालनी चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी कि लोगों के जो घर के किराए हैं वो कम है, बिजली के बिल बड़े ज़्यादा आए हैं, और यकीन माने वाकई बड़े ज़्यादा आए हैं। आप चूँकि अब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के पीछे एज अ बैक खड़े हुए हैं, अगर आप लोग वाकई नहीं खड़े होंगे तो गिर सकती है हुकूमत, गिर जाएगी, बल्कि ये यकीनी है। तो आप नहीं समझते कि अब टाइम आ गया कि थोड़ा सा आवाम के लिए भी सोच लिया जाए? ये मुनासिब नहीं है, मेरा ख्याल है इस तरह इसको इस एंगल से देखना। मेरे ख्याल में, हो सकता है मेरा ख्याल ही गलत हो। देखिए बात यह है कि इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो है वो अवाम दुश्मनी पे तुली हुई है और उसको अवाम की तकालीफ का कोई एहसास नहीं है, और वो अवाम दुश्मनी पे आ गए। कोई हुकूमत, पहले कोई आमराना हुकूमत हो या जमहूरी हुकूमत हो या जिस तरह की भी हो, कभी नहीं चाहेगी कि वो अनपॉपुलर हो जाए। आज जो हुकूमत ने फैसले किए हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको भी एहसास है, मुझे भी है। आपका बिल भी बढ़ गया, मेरे घर का बिल भी बढ़ गया है, मेरे मुलाजमीन, मेरे साथी, मैं तो रोज लोगों में ही होता हूँ हर वक्त। इसी तरह टैक्सेस बड़े बड़े हैं, के ऊपर भी बड़ा फर्क आया है। गैस के नर्ख भी बढ़े हैं, तो महंगाई का एक तूफान है पूरा। ऊपर से बेरोजगारी भी है, कारोबारों में भी ठहराव आ गया है। तो ये सारे अमल ने अवाम की जिंदगी में तकलीफें भरी हैं, और ये हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हुआ है। लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई दूसरा रास्ता है कि वो फौरी रिलीफ दे सके? अब ये देखना है कि फौरी रिलीफ का क्या तरीका है। अनपॉपुलर का जिक्र किया आपने कारा साहब, अनपॉपुलर हो रही है मुस्लिम लीग नून ये जो फैसले कर रही है? देखिए, अनपॉपुलर फैसलों से पॉपुलर तो नहीं हुआ जाता, अनपॉपुलर फैसलों से अनपॉपुलर ही हुआ जाता है। लेकिन ये बात समझने की है कि अनपॉपुलर फैसले करना एक मजबूरी है। अगर आप इस वक्त सब्सिडियां खत्म नहीं करते, अगर आप इस वक्त ये पंजाब हुकूमत ने एक फैसला कर दिया, अब पता नहीं इस पे IMF क्या अपनी शरारत लगाता है कि आपने क्यों बिजली के ऊपर सब्सिडी दी है।
पंजाब हुकूमत अपनी सेविंग में से पैसे निकाल के तो वहां लगाती है, तो शायद ये मामला चले। लेकिन वफाकी हुकूमत अगर IMF की शराइत नहीं मानती तो IMF आपको कर्ज नहीं देता। वो शराइत न सिर्फ IMF के हक में है, वो हमारे भी हक में है। ठीक है, लेकिन काला साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रिसोर्सेज आवाम के पास ऑलरेडी मौजूद हैं उसमें भी कमी की जा रही है और हुकूमत की ही तरफ से उनके एंड से कुछ ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जिससे आम आदमी मजीद परेशान हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास के बाद एक ख़बर जो है वो मीडिया की जीनत बनी और जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इकबाल आफरीदी साहब, उन्होंने जो के इलेक्ट्रिक की हायर एंड ऑफिशियल थी उनके लिबास पर कुछ एतराज़ात जो हैं वो उठाए थे। ये मामला था क्या, हुआ क्या, इस पे ज़ाहिर है कि अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने भी मामले को टेकअप किया है, नोटिस लिया है, लेकिन ये हम उन्हीं से जानेंगे। इकबाल आफरीदी साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब, आपने वक्त निकाला कि ये हुआ क्या था कमेटी में। आफरीदी साहब बताइएगा ज़रा कि कायमा कमेटी में एग्जैक्टली क्या हुआ था, आपने एग्जैक्टली क्या कहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि ये अहम इशू है और इस पे बात होनी चाहिए ताकि ये आवाम देख भी ले और सुन भी ले कि इस नोटिस का या इस पे नोट लगाने या बात करने का मकसद हमारा क्या है। देखिए, ये जो पावर कमेटी की मीटिंग थी तो इसमें मैं मुँह था, मैं चूँकि इस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ और मैं 10 मिनट लेट आया, तो मेरा जो 3 नंबर पे एजेंडे में शामिल मेरा मसला था तो वो गुजर चुका था। तो मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा इंतज़ार किया। मुझे 12:30 बजे टाइम मिला, मौका मिला इस इशू पे बात करने का जो पाटा के बिजली के हवाले से था। तो मैंने जब देखा उस वक्त जो पावर कमेटी में वो खातून आई थी वो चली गई थी, तो मैंने सिर्फ इस्लाह के लिए, चूँकि ये असम्बली की कायमा कमेटी है और ये 25 करोड़ के अवाम की नुमाइंदा कमेटी है और इसको देख के लोग एजुकेट भी होते हैं, लोग देख के सीखते भी हैं कि हमारा जो कौमी असम्बली का कायमा कमेटी है उसमें लोग क्या करते हैं, हमारे लिए क्या प्लान बनाते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं। लेकिन इसमें जिस लिबास में वो खवातीन बैठी थी वो उस वक्त मुझे जो टाइम मिला उस वक्त वो नहीं थी। तो अच्छा, नहीं आफरीदी साहब, आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या पहना हुआ था? हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए चाह रहे हैं। देखिए मैं आता हूँ इसी बात पे, लेकिन मैंने चेयरमैन से यही गुजारिश की कि देखो ये कमेटी है, ये 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा कमेटी है और इसमें अगर हम इसी तरह लिबास में कोई वो ऑफिशियल जो जिसका मेरे ख्याल में हेस्को के वो मेरे ख्याल में MD थी, कुछ अहम ओहदे पे थी, तो मैंने कहा कि ये तो देखो लोग देखते हैं कि कल जो बाज़ारों में ये हमारे बच्चियां, हमारे बहनें, जो हमारे माशरे जितने भी हमारे ख़वातीन हैं वो ये देख के वो यही समझ लेंगे कि ये जो ड्रेस है जिसमें सर पे दुपट्टा न हो, जिसके आस्तीन ना हो और वो शर्ट पहने, वो हम इजलास में बैठे। मैं एक मिनट सर, आप कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने बगैर मैं जब बात पूरा कर सकूं तब आप जो भी सवाल करें मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने दे। जब लोग देखेंगे, हमारे माशरे के लोग देखेंगे कि बगैर दुपट्टे के, ये शर्ट में बगैर आस्तीन के और पैंट शर्ट में एक अहम मीटिंग। अच्छा, मैं एक मिनट आफरीदी साहब रुकिएगा, एक मिनट आफरीदी साहब एक मिनट रुकिएगा। नहीं सर, जो मैंने तस्वीर उन खातून की देखी है, मैं चाहूंगी चला भी लेना। सर बहस तो कर ही नहीं रहे आफरीदी साहब, बहस तो कर नहीं सकते आफरीदी साहब। मैंने मुकम्मल ना करूं उस वक्त मैंने बात, चलो ओके, जी आप बात कर ले आफरीदी साहब, आप बात करने दे। आप बात कर रहे हैं, लेकिन 7 सवाल भी तो मुझे करना है ना, टाइम का शॉर्टेज भी है। मैं बात करूं तब, वरना मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस वजाहतों का। ठीक है, करते हो तो ठीक है। आफरीदी साहब, आप मुझे सिर्फ एक्सप्लेन कर दें कि आप ये कह रहे हैं कि खातून ने स्लीवलेस लिबास पहना था। जवाब नहीं दूंगा जब तक मेरी बात कंप्लीट ना हो। चले, आप अपनी बात कंप्लीट करें, मेरे पास काफी सवाल है, प्लीज।
अच्छा, मैं बात कंप्लीट करता हूँ, फिर आप क्वेश्चन करें। देखो, जब मैंने उसको बताया कि ये लोग देखेंगे तो इसे सीखेंगे कि हमने कौन सा शर्ट पहना है, क्योंकि कायमा कमेटी के एक अहम मीटिंग में खवातीन बैठी थी, उस पर न तो कोई किसी ने एतराज किया, और ये तो बिल्कुल एक ठीक लिबास है। तो इस लिहाज से मैंने उसकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई कि चेयरमैन साहब, ये खवातीन अब गई हुई है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो दूसरी कुछ सारे मर्द बैठे हुए, कोई भी इसमें खवातीन नहीं है। तो लिहाजा जिस हुलिये में, जिस लिबास में ये खवातीन आई थी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। ये एक 25 करोड़ का नुमाइंदा कमेटी है, लिहाजा इसमें सूफी भी बनाए, और आइंदा के लिए अगर कोई भी इसमें शिरकत करे तो वो बिल्कुल तहजीब इस माशरे के साथ और हमारी रिवायात आपकी राय अफरीदी साहब बिल्कुल काबिले करे, ताकि इससे लोग सीखे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये सीखने की बात है। लेकिन मुझे फिर एक्सप्लेन कर दें कि खातून ने किस किस्म का लिबास पहना हुआ था। सर पर दुपट्टा नहीं था, आपने ये बता दिया। आपने बताया कि आस्तीन नहीं थे, which means it was sleeveless, यही कहा आपने सर? देखिए, उसका दुपट्टा दूर की बात, उसने शर्ट पहनी हुई थी बगैर आस्तीन के। अच्छा, जो शर्ट है, मैंने जो आफरीदी साहब तस्वीर देखी है, जी आप प्लीज पहले जवाब मुकम्मल कर लें। जो बिल्कुल मैं आपको पिक्चर भिजवा सकता हूँ, उस कमेटी के वीडियो से मैंने बाद में जो है ना ली है, वो मैं आपको भेज सकता हूँ। लिहाजा वो भी हमारे लिए मुहतरम है। लेकिन अगर वो एक मैसेज कन्वे होती है माशरे को, और इसे गलत रिवायात कायम हो जाती है, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक है सर, फिर मुझे बताएं कि सोबिया शाहिद को जब गालियाँ निकाली गई थी, तो क्या उनका लिबास स्लीवलेस था, गैर अखलाकी था? क्या वजह थी कि उनको गालियाँ दी गई थी? और फिर आपने तो मजम्मत भी नहीं की थी उसकी। देखिए, माशरे में माँ, बेटी और बहन का एक बड़ा किरदार है। ठीक है, देखो, माँ के पाँव तले जन्नत है। ये सांझे होते हैं सारे। देखो, एक माशरे में ख़वातीन को बेइज्जत करना ये कोई भी गवारा नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसको मैंने तनकीद का अगर निशाना बनाया है, तो सिर्फ ड्रेस को बनाया है इस माशरे में एक गलत रिवायात रोकने के लिए, वरना हमारे लिए तमाम खवातीन। ठीक है, लेकिन सर, आपने आफरीदी साहब बोला, मैं फिर अपने मौक़िफ़ पे दोबारा आऊँगी। आपने बोला कि स्लीवलेस पहने, तो जो तस्वीर मैंने देख रखी है, मैं ये देखने वालों को भी बताऊँगी, उसमें उनके क्वार्टर बाजू थे। शी वॉज वेयरिंग अ स्काई ब्लू काइंड ऑफ कलर, और उनके बाल बंधे हुए थे। दुपट्टा नहीं लिया था, दुपट्टा मैंने भी इस वक्त नहीं लिया हुआ है, लेकिन मुझे वो कहीं से गैर इखलाकी दुपट्टा था उसका। सर मेरी बात सर, सोबिया शाहिद ने दुपट्टा लिया हुआ था, गालियां पड़ी थी उनको, बहुत गंदी गालियां पड़ी थी सर। मैं बात नहीं कर रहा, मैं इस कल्चर की बात कर रही हूँ। मीटिंग के हवाले से उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जो बात करूंगा मैं अपनी हद तक करूंगा, जो मेरे कमेंट से उस पे मैं कायम। लेकिन सर, आप वाहिद थे जिन्होंने एतराज उठाया। जो लोग मीटिंग में थे उनमें से किसी ने कोई ऐसा एतराज नहीं उठाया। आप वैसे माजरत ख्वाह हैं इस एतराज उठाने पे? मुझे ये बताए कि इस मुल्क में जो आईन मफलूज है, इस मुल्क में जो पार्लियामेंट मफलूज है, इस मुल्क में जो अदलिया मफलूज है, वो सब देखते हैं। किसने एतराज उठाया है कि इमरान खान जेल में है? ये सारे इक़्तिदार में क्यों? सर, इमरान खान साहब से याद आया कि इमरान खान साहब के तो बयान बड़े पॉपुलर है ख़वातीन की ड्रेसिंग को लेकर। जिससे कोई नया काम लेता है ना जी, वह अल्लाह ताला को वो बंदा जो है ना महबूब होता है, जिससे एक माशरे के जो गलत रिवायात कायम या माशरे में जो गलत रिवायात। सर, आप माजरत करेंगे सर? आप आफरीदी साहब माजरत करेंगे वो खातून पे जो आपने रिमार्क्स दिए उसके हवाले से? कभी भी नहीं। देखो, मैंने उस खातून के मौजूदगी में कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ चेयरमैन के जो कायमा कमेटी के उसके नोटिस में लाया कि आइंदा के लिए अगर ऐसी कोई इजलास हो, जो नुमाइंदा इजलास हो, उसमें सूफी बनाए, ताकि वहाँ पे शरीक लोग एक तरीके से बैठे। हम तो उस साइड पे आफरीदी साहब, आपने मुझे इमरान खान साहब के उस बयान की याद दिला दी कि जिसमें उन्होंने खवातीन के लिबास पर तनकीद की थी और कहा था कि ऐसे कपड़े पहनेंगी तो इसलिए हरासमेंट होंगी। आपको देखने वालों को भी बता दूं
कि जब यही लोग बाहर के किसी मुल्क में जाते हैं जहां पर उनके कल्चर के हिसाब से लिबास होता है, वहां पर हरासमेंट नहीं हो सकती क्योंकि लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वहां पर हम वही काम कर रहे होते हैं जो हमारा मज़हब या हमारा मुआशरा एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम वो काम करें। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि खातून का दुपट्टा ना लेना एक प्रॉब्लम बन गया है और उस पर हम तनकीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब, आपने वक्त निकाला। लेकिन हैरानगी की बात यह है, जो मैंने देख रखी है उसमें उन खातून ने क्वार्टर बाजू पहने हुए थे, विच इज़ लाइक दिस मच, जो मैंने भी पहने हुए हैं, और उनकी जो कमीज़ थी वो बिल्कुल नॉर्मल कमीज़ थी, कोई ऐसा बुरा लिबास नहीं था कि जिसमें वो बैठ नहीं सकती थी, वो बड़ी कैजुअल आई थी, वो रिप्रेजेंट करती थी। और हमारे मुल्क में ख़वातीन रिप्रेजेंट करती हैं बड़े लेवल पर, तो उनको मर्द के शाना बशाना काम करना पड़ता है। अगर आप उनके लिबास पर तनकीद करना शुरू कर देंगे और आप कहेंगे कि 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम देखकर आपको फॉलो करती है, तो आप लोगों को, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को आवाम ज़्यादा फॉलो करती है जब आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर किसी खातून के बारे में गाली निकालते हैं, किसी खातून को बुरा भला कहते हैं। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते। वेलकम बैक नाजरीन। फ्रीलांसिंग की दुनिया में पाकिस्तान का शुमार आलमी सतह पर चौथे नंबर पर किया जाता है। हमारे नौजवान महदूद वसाइल के बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भारत को फ्रीलांसिंग के शोबे में पीछे छोड़ते हुए हर साल $1 मिलियन की रेमिटेंसेस मुल्क में ला रहे हैं। मगर पाकिस्तान आज जनूबी एशियाई ममालिक में समाजी राब्तों के इदारों को शिकायत भेजने वाले ममालिक में पहले नंबर पर आ गया है। यानी जब भी हमारा मुल्क किसी शोबे में कामयाबी के जीने तय करने लगता है तो हुकूमत की जानिब से कोई नई रुकावट या पाबंदी आयद कर दी जाती है। वफाकी हुकूमत के सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायर वॉल लगाने के फैसले ने IT और फ्रीलांसिंग के शोबे को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। फायरवॉल के सिर्फ एक तजुर्बे के नतीजे में मुल्की मईशत को $30 करोड़ से ज़ायद नुकसान पहुंचने का तखमीना लगाया गया है, जबकि इस फायरवॉल ने मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार को 40% तक सुस्त कर दिया है। हमारे हमसाए मुल्क भारत में गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज अपने दफातर खोल रही हैं, मगर हम आज भी मयारी इंटरनेट फराहम करने में और टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने में नाकाम हैं। सवाल यह है कि AI टेक्नोलॉजी और 5G के ज़माने में जहां दुनिया की मईशत IT के मरहूने मिन्नत है, उस दौर में हमारी हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है? सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की किस हद तक ज़रूरत है और फ्रीलांसिंग वाले अफराद को इसके असरात से कैसे बचाया जा सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है IT एक्सपर्ट कमल चीमा साहिबा और इनके साथ साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट तनवीर नांडला साहब मौजूद हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं पहले तनवीर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो फायरवॉल लगाई गई है और इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो हुई है, इसका क्या कोई कनेक्शन बनता है? जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल इसका कनेक्शन बनता है। रिपोर्टेडली अब ये कोई पक्की खबर तो नहीं आप कह सकती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल की गई है वो एक एडवांस्ड लेवल की फायरवॉल है जिसमें DPI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, डीप पैकेट इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन आप कह सकते हैं। जी तो अब ये जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन होती है ये एक एडवांस्ड किस्म की फायरवॉल है। उसमें क्या होता है कि आप अपने नेटवर्क पे, अपने इंटरनेट पे गुजरने वाली सारी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अब ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब इतने एडवांस लेवल पे आप हर पैकेट को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपकी जो इंटरनेट की ट्रैफिक है वो उसका हर जो होता है वो स्लो डाउन होती है। तो ये जो 30-40% का बारे में जा रहे कि स्लो डाउन हुई है, तो ये टेस्टिंग के नतीजे में नहीं है, ये एक्चुअली अगर इसको डिप्लॉय कर दिया गया तो ये वैसे ही रहेगी। मतलब इसकी जो इंटरनेट की स्पीड है ये स्लो हमेशा के लिए हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली रहेगी। सही। मुझे कमल चीमा साहब आप ये एक्सप्लेन करें कि जो हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया है या ट्रायल बेसिस पे चलाई है फायरवॉल लगाकर इंटरनेट सर्विस, इससे क्या वाकई हुकूमत वो टारगेट्स अचीव कर सकती है? मतलब ट्रैकिंग करना, IP एड्रेस से बंदे को पकड़ लेना वगैरह वगैरह, क्या इससे कंट्रोल हो जाएगा? लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि ट्रैफिक स्लो इसलिए हो रही है क्योंकि जितनी भी आपकी ट्रैफिक है वो सारी पहले फायरवॉल के थ्रू गुजरती है। उस पर डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता है, विच इज़ कि आप हर पैकेट के जो पे लोड है
उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं और फिर ये भी देख रहे हैं कि कहाँ से आईपी एड्रेस ओरिजिनेट हुआ और कहाँ पे वो जा रहा है, इस वजह से स्लो हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप पैकेट को, जो पब्लिक पैकेट है जो कि इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के ऊपर होता है, उसको आप देख सकते हैं, उसके पेलोड को। वो तो अभी भी कोई भी किसी की फेसबुक पे जाके देख सकता है कि उसने क्या पोस्ट किया है। मगर जो प्राइवेट चीजें हैं, जैसे जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस जाते हैं, अगर मैंने किसी को कोई प्राइवेट मैसेज किया है, क्योंकि व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड होता है, उसमें हम कहते हैं कि AES इंक्रिप्शन होती है, वो नहीं देख सकते कि व्हाट्सएप का एग्जैक्ट पैकेट के अंदर क्या है, दे कैन नॉट सी दैट। ठीक है, तो वो ये जरूर देख सकते हैं कि वो पैकेट ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ, कहाँ पे गया, अगर किसी ने अपने व्हाट्सएप का IP ट्रैकिंग ओपन किया हुआ है। वैसे बाय द वे आप व्हाट्सएप में जाके अपनी IP ट्रैकिंग क्लोज भी कर सकते हैं। तो अगर किसी ने उसको नहीं क्लोज किया हुआ तो वो ये देख सकते हैं कि IP एड्रेस कहाँ से कौन किसको भेज रहा है। फिर क्या होता है, दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि वो जो सोशल मीडिया ट्रैफिक है, जो IP ट्रैफिक जा रहा है, उसमें वो ये देख सकते हैं कि इंटरेस्टिंग वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ट्रैफिक ओपन होता है, इंक्रिप्टेड नहीं होता। जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड है मगर सोशल मीडिया ओपन है। अच्छा, उसमें वो इंटरेस्टिंग वर्ड्स देख सकते हैं। वो कह दें जी, लेट्स से कि कोई एक पॉलिटिशियन का नाम है, जो पॉलिटिशियन उन्हें पसंद नहीं, वो कह दें कि जी इस पॉलिटिशियन का नाम अगर आए तो उसको ब्लॉक कर दें, इस पूरे पोस्ट को ब्लॉक कर दें। वो ये कर सकते हैं। अच्छा, अब मगर वो जब ये करेंगे तो बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स होंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी का बच्चे का नाम वही हो। तो वो भी बेचारा ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव्स जो है इंटरेस्टिंग वर्ड्स पे बहुत ज्यादा आ सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अदरवाइज हार्मलेस हैं, वो भी ब्लॉक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दोज फॉल्स पॉजिटिव्स। अच्छा, मैं इसके नुकसानात पे भी बात करना चाहूँगी। तनवीर साहब, मुझे बताइएगा कि जाहिर है कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान फ्रीलांसर्स को हो रहा है इस वक्त, और वो खबर भी सामने आई थी कि फायरवर ने मुतादिद अकाउंट जो हैं वो खुद साख्ता डिस्कनेक्ट कर दिए हैं या बंद कर दिए हैं, जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे यहाँ बैठ के। ये ओवरऑल हमारे मुआशरे में नुकसान कितना हो रहा है इसकी वजह से? अच्छा, इस नुकसान को ना मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। एक नुकसान तो हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पे। एक इंडिविजुअल, आप वो फ्रीलांसर हो सकता है, वो एक सोलोप्रेन्योर हो सकता है, वो एक बिजनेस ओनर हो सकता है। दूसरा जो नुकसान हो रहा है वो बड़े बिजनेसमैन को, जो लेट्स सपोज कॉल सेंटर्स रन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि USA के बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान से रन हो रहे हैं। लेट्स सपोज अगर वो किसी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो हेल्पलाइन पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही होती है। इसी तरह मेरे एक दोस्त की, अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले ही उनसे बात कर रहा था, उनकी कार ट्रैकिंग की कंपनी है और वो पाकिस्तान के साथ साथ दुबई, बहरीन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया में ऑपरेट हो रही है। अब वो मुझे बता रहा है कि मुझे इतना ज्यादा नुकसान हुआ, गाड़ियां लॉकडाउन हो गई, 6 घंटे मेरा डेटा सेंटर जो लाहौर में इस वक्त पड़ा था, जिसके में मिलियंस ऑफ रुपीज एक्सपेंसेस आते थे, वो सारे का सारा डाउन हुआ। अच्छा, तीसरा जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जिसके बारे में कोई बात कर नहीं रहा, वो नुकसान है ट्रस्ट का, जो शेक हुआ बाहर वाली कंपनीज का हम पे। उनमें सरे फहरिस्त फाइवर ने क्या किया, 31 जुलाई को उन्होंने एक पब्लिक पोस्ट भी डाली अपने फोरम पे। अब उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ, उससे सेलर्स को और इन दी एंड जो बायर्स होते हैं, जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। हमने क्या किया, हमने कुछ प्रोफाइल्स का जो गिग्स थे, गिग्स वो सर्विस पेजेस होते हैं जहां पे आप अपनी सर्विस ऑफर करते हैं, उनको अनअवेलेबल कर दिया, ताकि अगर कोई बायर एक्सीडेंटली उनको ऑर्डर प्लेस कर सके और वो बंदा इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ना कर सके तो उसका नुकसान होने से बच जाए। और दूसरा इसी तरह अब अपवर्क ने किया। तीसरा, अब जिस तरह मैंने बताया कि कॉल सेंटर्स यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, बहुत सारे जो छोटे बिजनेस यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, बहुत सारे जो टेक्निकल एजेंट्स हैं, जो कंपनीज USA में है, टेक्निकल एजेंट्स पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं, वो स्लो डाउन इंटरनेट की वजह से, यानी हम कुल मिला के इसको देखें तो इंडिविजुअल लेवल पर भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो कलेक्टिव नुकसान है वो तो अपनी जगह मौजूद ही है। कंवल साहब, अब ये जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट चीन का दौरा करती है, IT इनकलाब की बात करती है, फिर हम देखते हैं कि रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप स्कीम तो मशहूर थी, उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन्स की तकसीम की भी एक स्कीम जो है वो मुतारिफ करवा रहे हैं, नौजवानों को उस पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या फ़ायदेमंद रहेगा कि आपके मुल्क में जो इंटरनेट की रफ्तार है वो इंतहाई सुस्त तरीन हो जाएगी खित्ते में? बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क के लिए नुकसानदेह चीज़ है। अभी पाशा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि $3 बिलियन तक का मुल्क की
इनकम वो हम बढ़ाना चाहते हैं। ये हर इकोनॉमिक सेक्टर में बार बार बात की जा रही है कि हम उनमें, क्योंकि यंग पॉपुलेशन इतनी 60% यंग पॉपुलेशन है, बहुत सारी को यूनिवर्सिटी का एक्सेस नहीं है, मगर छोटे आईटी कोर्सेज करके फ्रीलांसिंग पे बहुत कुछ कमा सकते हैं वो छोटे कोर्सेज करके, और जो कि कमा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ये आ रहा था कि स्किल्स ट्रेनिंग हो रही थी, नैफटेक के कोर्सेज आ रहे थे, प्रोविंशियल लेवल पे बहुत सारी फंडिंग आ रही थी इसमें, तो वो बच्चे जो है वो $200-300 कमाने के काबिल हो गए थे, बहुत सारे बच्चे। इवन हम एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे, 100-200 बच्चे तो हमने अभी ग्रेजुएट करवाए हैं, जो कि कुछ डॉलर्स अर्न करने के काबिल हो गए। $200-300 का मतलब ये है कि आप 60,000 90,000 तक की इनकम बता रही हैं, और गवर्नमेंट ने तो वैसे 37,000 रखी है वफाकी में। अगर 1 लाख बच्चा जो है वो 6-7 हज़ार डॉलर्स अर्न करना शुरू करें तो ये $1 बिलियन बन जाते हैं, मतलब $6 लाख बन जाते हैं, और अगर 10 लाख बच्चा कर दे तो ये तकरीबन $6 बिलियन बन जाते हैं, जो हम $2 बिलियन के पीछे भीख मांग रहे होते हैं। और ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा रिकूपरेट किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि कोई कैपेक्स आउटले नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्री आप नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक आईटी ट्रेनिंग ले रहे हैं और जाके फ्रीलांसिंग के थ्रू इनकम अर्न कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान। अब दुनिया जहाँ पे एआई की तरफ जा रही है, एआई में एक बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ इंटेंसिव चीज़ है, मतलब अगर आप चैट जीपीटी, जो मेरे एम्प्लॉइज जो है पहले 10 दिन में काम करते थे, आप कुछ घंटों में कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सॉलिड पॉइंट है कि हमें आगे निकलना चाहिए था, लेकिन हम शायद पीछे जाने की तैयारी में हैं। लेकिन मैं दोनों से सवाल है मेरा कि कोई ऐसी मिसाल मिलती है तनवीर साहब कि और दीगर ममालिक में भी इस किस्म की जो चाइनीज़ मॉडल फायरवॉल है लगाई गई हो, कंट्रोल किया गया हो, और वो मुल्क तरक्की भी कर रहा हो? देखें, जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आप लगाते जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी उतनी डाउन होती जाएगी। सिंपल सा रूल है। अच्छा, चाइना के हम बारे में बात करते हैं कि वो बहुत सख्त है इस मामले में, लेकिन अगर आप उनकी इकोनॉमी की सूरत हाल देखें, उनकी प्रोडक्टिविटी देखें, तो दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो। और आप अलीबाबा देखें, अलीबाबा के एक दिन की सेल हमारी टोटल शायद जो एक्सपोर्ट्स हैं उससे भी ज़्यादा होती है। तो अगर उन्होंने लगाई है, अगर वो डिसरप्शन क्रिएट कर रही होती उनके इस बिजनेस वाले मामले में, तो वो कभी भी उसको यूज ना करते। तो मुझे, मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक, मुझे चाइना के अलावा कोई ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में नजर नहीं आया जो इतनी डीप, मैं अगेन यूज कर रहा हूँ, डीप पैकेट कर रहा हूँ, उसको चेक कर रहा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, मतलब वो प्री मेच्योर एक तरह से हम स्टेप्स लेने के चक्कर में, हम तरक्की पजीर अभी मुल्क हैं, और हम तरक्की याफ्ता तरीन, जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट होते हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, उनके जैसे हम काम करने पे तुले हुए हैं। तो मैं लास्ट मिनट चल रहा है, मैं कंवल चीमा साहब आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो इंटरनेट की स्पीड है, क्या इसको बेहतर किया जा सकता है? फायरवॉल के अलावा कोई और रास्ता है? और अगर ये नहीं है, ऐसा ही है, तो फिर इसका नुकसान कितना है? देखें, जैसे आपने पहले पूछा था कि अगर चाइना इस तरह की चीज़ करता है तो चाइना ने ऑल्टरनेट्स बहुत सारे प्रोवाइड किए। उनकी अपनी वीचैट है, उनका अपना गूगल है, उनके अपने बहुत सारे टूल्स हैं, उन्होंने अपनी एआई की चिप बना ली है। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हमारे मुल्क में जहाँ पे हम रिलाई कर रहे हैं सारी इस तरह की टेक के ऊपर, वहाँ पे इकोनॉमिकली काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर करना ही है तो ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखिए, छुप छुप के जो कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हम सब स्पेकुलेटिव बातें कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसका क्या नुकसान है, किस वक्त क्या टेस्टिंग हो रही है, किस वक्त हम डाउन टाइम एक्सपेक्ट करें, हम आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी बड़ी कंपनी में भी अगर कोई अपग्रेडेशन होती है तो आप अपने सारे कस्टमर्स को बताते हैं ये विंडो है, इस विंडो में हम कुछ कर रहे हैं, इसमें आप सर्विस डाउनग्रेड एक्सपेक्ट करें। देखें, जो दुनिया वाले हैं ना, वो हमें फिर से दोबारा मौका नहीं देंगे। एक भी क्लाइंट लूज होता है तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। जो छोटा बच्चा है जिसके पास मुश्किल से मेहनत कर करके दिन रात उसने 2-3 क्लाइंट्स पकड़े हैं, उसके वो 2-3 क्लाइंट्स और ये फिर इंडिविजुअल नुकसान पे बड़ा होके बहुत कलेक्टिव नुकसान बन जाता है। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका भी, और कंवल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसी मुज़क्का खेज़ बात है कि दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। आईटी के शोबे में हम बूम लाने की बातें करते हैं, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप देने की बातें करते हैं, लेकिन हम फायरवॉल लगाकर इंटरनेट को सुस्त कर देते हैं। तो जिनका रोज़गार थोड़ा बहुत चल रहा है, उनका भी बर्बादी की तरफ चला गया है। हुकूमत के लिए सोचने का टाइम आई थिंक ये आ गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।